हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें भी क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे पास वो केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि मुझे हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि किसी भी अननोन कंपाउंड का, किसी भी एक अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, किसी भी एक अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसके साथ डील कौन करती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करती है। अब मेरे पास जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रेजेंट रहती है, लाइक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है किसी भी एक अननोन कंपाउंड, किसी भी एक अननोन मॉलिक्यूल को लेके एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये डिटरमाइन करता हूं कि गिवन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बात करता हूं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे किसी भी अननोन मॉलिक्यूल के अंदर क्या फाइंड आउट करके देती है? फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करके देती है। किसी भी एक अननोन मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करके देती है कि इसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। उसी तरीके से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मुझे किसी एक अननोन कंपाउंड को लेके कुछ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस के ऊपर मैं उस अननोन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो इल्यूसिडेट करने की ट्राई करता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे पास एनएमआर क्या होती है। तो एनएमआर से मतलब होता है मेरे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, अब बात समझना, एक एक चीज को पकड़ते चलना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं एनएमआर के अंदर। सबसे पहले न्यूक्लियर, जो किससे रिलेट करता है? न्यूक्लियस से। ठीक है, सबसे पहली बात है मेरे पास न्यूक्लियस। दूसरा मेरे पास मैग्नेटिक, जो कि मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा मेरे पास होता है रेजोनेंस। तीसरा मेरे पास क्या है? रेजोनेंस। तो यहां पर मेरे पास एनएमआर का मतलब क्या है? एनएमआर के अंदर होता क्या है मेरे पास? जब भी मैं एक न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो वो क्या कर जाता है? रेजोनेट कर जाता है। वहां पर मेरे पास क्या होता है? ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एनएमआर कहते हैं। और यहां पर मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि मैं एनएमआर के बेसिस के ऊपर ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो गैदर कर सकता हूं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं किसी भी एक नॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इलुसिडेट करता हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि मुझे एनएमआर लेके देती है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास एनएमआर में? कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने परसेंट है मेरे पास, वो एनएमआर लेके देती है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं, सेकंड मुझे एनएमआर क्या पता करके देती है? रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या है मेरे पास? रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि मेरे पास किस रेशियो में डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए यहां पे मेरे पास क्या है? CH3 CH2OH मेरे पास ये प्रेजेंट है। तो एनएमआर मुझे क्या बताएगी कि ये जो गिवन आपके पास अननोन कंपाउंड है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो किस रिलेटिव नंबर में प्रेजेंट है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है किस रिलेटिव नंबर में प्रेजेंट है? 3:2:1। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है किस रेशियो में प्रेजेंट है? तो किस रेशियो में प्रेजेंट है? 3:2:1 में प्रेजेंट है। 3 ये हाइड्रोजन है, 2 इस टाइप के हाइड्रोजन है और 1 इस टाइप का हाइड्रोजन मुझे देखने को मिलता है। तीसरी चीज मुझे एनएमआर क्या बताती है मेरे पास? तीसरी चीज बताती है इन्वायरमेंट अराउंड हाइड्रोजन एटम। इन्वायरमेंट अराउंड हाइड्रोजन एटम, कि मेरे पास जो भी एक हाइड्रोजन है, किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो भी हाइड्रोजन है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? कौन सा एनवायरनमेंट? इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। यहां पे मेरे पास कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कि मेरे पास गिवन जो भी हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? क्या वो खुद जैसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है? क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है? तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक ग्रुप है CH3 CH2NO2।
ठीक है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है, यहां पर सबसे पहली चीज तो एनएमआर मुझे क्या बताएगी कि यहां पर दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन परसेंट है, एक ये और एक ये। घबराने की बात नहीं है, जब हम एनएमआर में आगे बढ़ेंगे तो सारी एक बात क्लियर करूंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, उनका रिलेटिव नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है। अभी थोड़ा सा समझ के चलो, बेसिक्स बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। तो यहां पे मुझे पता है दो डिफरेंट हाइड्रोजन परसेंट है, यहां पे सबसे पहली बात एनएमआर ये बताएगी। दूसरी चीज क्या बताएगी, वो 3:2 में परसेंट है। और तीसरी बात क्या बताएगी, वो मुझे बताएगी कि एक तो हाइड्रोजन ऐसा है, मेरे पास एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके साइड में ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और एक ऐसा है मेरे पास ग्रुप, एक ऐसा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है जिसके साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। वो कैसे पता चलता है, वो हम उसकी केमिकल शिफ्ट से पता करते हैं। अब केमिकल शिफ्ट क्या होती है, जब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे तो आपको केमिकल शिफ्ट भी समझ में आ जाएगी। तो यहां पर मेरे पास जो है ये तीन इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ढूंढकर देती है। उसके अलावा मेरे पास जो है यहां पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, फोर्थ इंफॉर्मेशन, कि एक हाइड्रोजन के नेबर में कितने हाइड्रोजन परसेंट है, एक हाइड्रोजन के नेबर में कितने हाइड्रोजन परसेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर CH3 CH2OH ही ले लेते हैं, तो एनएमआर मुझे बताएगी कि मेरे नेबर में इस कार्बन की बात करता हूं, मान लीजिए इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसकी बात करता हूं, तो एनएमआर मुझे ये भी बताती है कि इस हाइड्रोजन के साइड में जो है एक ऐसा सेंटर परसेंट है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और इसके एक साइड में ऐसा सेंटर परसेंट है जिसके पास 1 हाइड्रोजन परसेंट है। तो एनएमआर मुझे जो है ये 4 इंफॉर्मेशन लेके देती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन परसेंट है, दूसरी इंफॉर्मेशन उनका रिलेटिव नंबर क्या है हाइड्रोजन का, तीसरी इंफॉर्मेशन उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और फोर्थ कि किसी भी एक हाइड्रोजन सेंटर की सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन जो है मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके देती है। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्या मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से किसी भी अननोन कंपाउंड को सर्च कर सकता हूं, क्या इल्यूसिडेट कर सकता हूं क्या उसका स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्वेश्चन तो यही राइज होता है भाई कि अगर मैं किसी भी अननोन कंपाउंड को ले लूं और उसके ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाने बैठ जाऊं, उसका इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करने लग जाऊं, तो क्या मैं किसी भी अननोन कंपाउंड को फाइंड आउट कर सकता हूं कि इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर एनएमआर इतनी एफिशिएंट हो जाती तो फिर हमें बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी नहीं कर पड़ती। यानी कि मेरे पास अगर मैं चाहता हूं कि मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से किसी भी एक अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर लूं, तो वहां पर मेरे पास उस एक अननोन कंपाउंड के पास कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तभी मैं उसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर सकता हूं। सबसे पहली बात यहां पर मेरे पास सबसे जो पहली कंडीशन वो है कि उस न्यूक्लियस के पास, जिस भी मैं अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट कर रहा हूं, उस न्यूक्लियस के पास क्या होना चाहिए, चार्ज परसेंट होना चाहिए। वो न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अब हमें ये बात तो पता है कि हर एक न्यूक्लियस के पास जो है चार्ज तो होता ही है, चाहे वो कैसा भी न्यूक्लियस हो, किसी का भी न्यूक्लियस हो, चार्ज तो होगा ही, क्योंकि प्रोटॉन तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बिना प्रोटॉन के तो कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो मुझे ये बात तो पता है कि ये वाली कंडीशन जो है वो तो अनअवॉइडेबल है, और ये वाली कंडीशन जो है वो हर एक न्यूक्लियस फुलफिल करता है। और इसी कारण ये वाली कंडीशन कोई टीचर बताता भी नहीं है, लेकिन ये वाली कंडीशन कई बार एनएटी में क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार जो है मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, एमएसक्यू आ जाते हैं मेरे पास, और उसमें ये वाली चीज लिखी होती है कि बताओ न्यूक्लियस के पास चार्ज होना चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, किसी टीचर ने बताया नहीं होता और कोई भी इसके ऊपर टिक करके नहीं आता, लेकिन ये वाली कंडीशन भी होती है। बताते इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक न्यूक्लियस के पास तो चार्ज होता ही है, ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात हो जाती है। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है जो मेनली डिसाइड करती है कि कोई भी गिवन कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करवाएगा या नहीं करवाएगा, वो क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। वो क्या है मेरे पास, न्यूक्लियर स्पिन। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई भी गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हो जाए तो उसके पास क्या होना चाहिए, स्पिन प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी
न्यूक्लियर स्पिन है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तभी मेरे पास जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गिवन न्यूक्लियस जो है वो स्पिन एक्टिव है या नहीं इनएक्टिव है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एनएमआर के आसान से बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखना होता है, यहां पर अगर मुझे पता करना है कि किसी भी गिवन न्यूक्लियस के पास स्पिन है या नहीं है, तो मेरे पास दो ही न्यूक्लियस हो सकते हैं, या तो वो क्या होंगे स्पिन एक्टिव होंगे, या तो वो न्यूक्लियस क्या होगा स्पिन एक्टिव होगा, या फिर वो न्यूक्लियस क्या होगा स्पिन इनएक्टिव होगा, या फिर वो न्यूक्लियस क्या होगा स्पिन इनएक्टिव होगा। अब अगर मैं बात करता हूं कंडीशंस की कि मेरे पास क्या कंडीशन है, तो यहां पे मेरे पास क्या देखने को मिलता है, अगर मेरे पास गिवन न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है, जो गिवन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है वो अगर इवन है, और उसी के साथ अगर गिवन न्यूक्लियस का जो मास नंबर है, जो उसका मास नंबर है वो भी इवन है, तो मेरे पास वो जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, मेरे पास वो गिवन न्यूक्लियस जो है वो स्पिन इनएक्टिव मुझे देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कार्बन 612 होता है, एग्जांपल के तौर पर कार्बन 612 हो गया, ऑक्सीजन 816 हो गया, ये दोनों ही न्यूक्लियस कैसे होते हैं मेरे पास स्पिन इनएक्टिव होते हैं। ये दोनों ही न्यूक्लियस जो है मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी रिजल्ट लेके नहीं देंगे, क्योंकि इनका मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। तो ये कंडीशंस होती है मेरे पास स्पिन इनएक्टिविटी के लिए। अगर मैं बात करता हूं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस की, तो कोई भी एक चीज, अब तो क्या है, कोई भी एक चीज अगर इवन हो जाए और कोई भी एक चीज ओड हो जाए तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। अब मेरे पास जो है स्पिन एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या है, कोई भी एक चीज जो है वो क्या होनी चाहिए एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर, कोई भी एक चीज क्या हो जाए ओड हो जाएगी अगर, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस कहलाया जाएगा। अब बात आती है कि स्पिन एक्टिव अगर है मेरे पास, तो स्पिन मेरे पास दो टाइप की हो सकती है, या तो वो इंटीजर में हो 1 2 3 4 5, या तो ऐसी स्पिन हो, या फिर वो फ्रैक्शन में हो 1/2 3/2 4/2 5/2। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन न्यूक्लियस है उसकी जो स्पिन होगी वो इंटीजर में होगी या फ्रैक्शन में होगी। तो वो भी हम किससे डिसाइड करते हैं, वो भी हम डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। होता क्या है, अगर मेरे पास मास नंबर ले लेते हैं एक जगह हम क्या लेते हैं एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, एक जगह क्या ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, और यहां पे बात करते हैं हम स्पिन की। अगर मेरे पास मास नंबर अगर मेरे पास जो है वो क्या हो इवन हो, अगर मेरे पास मास नंबर इवन हो और एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या हो ओड, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मेरे पास मास नंबर अगर ओड है, मास नंबर अगर ओड है, तो यहां पे एटॉमिक नंबर इवन हो या ओड हो, कोई क्या फर्क पड़ता है, यहां पे क्या हो इवन हो या ओड हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक चीज तो हम ओड कर चुके। तो यहां पे मेरे पास ये दो कंडीशंस बनती है स्पिन एक्टिविटी के लिए, राइट। अगर मेरे पास जो है एटॉमिक मास ओड होता है, अगर मेरे पास एटॉमिक मास जो है ओड होता है और एटॉमिक नंबर चाहे इवन हो ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिलती है फ्रैक्शन में स्पिन देखने को मिलती है 1/2 3/2 इस टाइप की स्पिन देखने को मिलती है। और अगर मेरे पास मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है, तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिलती है इंटीजर स्पिन देखने को मिलती है 1 2 3 4 5 इस टाइप की स्पिन देखने को मिलती है। और यहां पे मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास एक कंडीशंस हैं, ये मेरे पास तरीका है ये जानने का कि गिवन न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर एक्टिव होगा या नहीं होगा, वो मुझे जो है एक स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। होता क्या है, देखिए होता क्या है हमारे पास कि जब हमने किसी भी एक अननोन कंपाउंड को लिया और हमें यह पता चल गया कि उसके पास न्यूक्लियर स्पिन प्रेजेंट है, यानी कि वो एनएमआर स्पेक्ट्रा तो देगा ही देगा, लेकिन उसके बावजूद जो है हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम ये न्यूक्लियस नहीं लेंगे, ये वाला न्यूक्लियस यूज करेंगे अपने एनएमआर स्पेक्ट्रा के लिए। इसका रीजन क्या होता है कि होता क्या है कि कई बार मुझे जो है एनएमआर के अंदर शार्प पीक देखने को मिलती है। ठीक है, एकदम शार्प पीक देखने को मिलेगी इस टाइप की, एकदम शार्प, ये भी थोड़ी शार्प नहीं है, एकदम शार्प पीक से देखने को मिलते हैं मुझे। ठीक है, और कई बार मुझे क्या होती है ब्रॉड पीक देखने को मिलती है, ऐसी पीक देखने को मिल जाएगी। तो यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास कंसेप्ट क्या आता है शार्प पीक का एंड ब्रॉड पीक का। तो हम जो है प्रेफर करते हैं कि हम जो है उन कंपाउंड्स का ही एनएमआर स्पेक्ट्रा यूज करके उनका स्ट्रक्चर इलुसिडेट करें जो हमें शार्प पीक देते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा शार्प पीक होगी उतना ही ज्यादा हम जो है अच्छे से रिजल्ट जो है फाइंड आउट कर पाएंगे, अच्छे से स्ट्रक्चर को इलुसिडेट कर पाएंगे। इसीलिए मेरे पास अब मुझे कैसे
पता चलेगा कि गिवन न्यूक्लियस जो है मेरे पास वो शार्प पीक देगा या फिर ब्रॉड पीक देगा। तो वहां पर मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास दो मतलब कह लीजिए दो तरीके आते हैं मेरे पास, दो पीक्स आती हैं। एक तो आती है मेरे पास शार्प पीक, एक तो आते हैं मेरे पास शार्प पीक, वो न्यूक्लियस जो कि मुझे शार्प पीक लेके देते हैं। एक मेरे पास वो न्यूक्लियस जो कि मुझे ब्रॉड पीक लेके देते हैं, जो कि मुझे ब्रॉड पीक लेके देते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ऐसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको, वो सारे के सारे कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि आगे आने वाले काम एनएमआर में हमें यूज होने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनको ध्यान से सुनना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि गिवन न्यूक्लियस जो है वो शार्प पीक देगा या फिर मुझे ब्रॉड पीक देगा? तो यहां पे मुझे जो है उसकी स्पिन की वैल्यूज बताएगी कि गिवन न्यूक्लियस जो है वो शार्प पीक देगा या फिर ब्रॉड पीक देगा। अगर मेरे पास जो स्पिन की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1/2 के इक्वल है तो उन न्यूक्लियस को हम कहते हैं नॉन क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई, और वो न्यूक्लियस मुझे कैसी स्पिन देते हैं, शार्प पीक देते हैं मुझे। और अगर मेरे पास आई की वैल्यू, न्यूक्लियस स्पिन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1/2 देखने को मिल जाए तो वो मुझे कैसे देती है, वो मुझे ब्रॉड पीक लेके देती है। इसी वजह से जो है हम जो है उन्हीं न्यूक्लियस को एनएमआर के थ्रू डिटरमाइन करने की या फिर यूज करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें कैसी पीक दे रहे हैं, शार्प पीक दे रहे हैं, जो कि हमें कैसी पीक देते हैं, शार्प पीक देते हैं। अब जो न्यूक्लियस मुझे शार्प पीक दे रहे हैं यानी कि उनकी स्पिन कैसी है, 1/2 के इक्वल है, यहां पर भी हमारे पास एक कैच आ जाता है। यहां पर मेरे पास जो वो न्यूक्लियस जो कि शार्प पीक देते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो मेरे पास क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई, एक तो मेरे पास क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई, और दूसरे मेरे पास क्या होते हैं, डाइल्यूट न्यूक्लियाई। दूसरे मेरे पास क्या होते हैं, डाइल्यूट न्यूक्लियाई होते हैं। अब बात अराइज होती है कि सर ये कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई और ये डाइल्यूट न्यूक्लियाई क्या है? तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी एक एलिमेंट है, मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है मेरे पास, चलिए मान लीजिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन मेरे पास जो है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H1, H2 और H3, यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यूं तो है नहीं कि तीनों जो है वो इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है मैंने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर मैंने जो है हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी है, मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है। मैंने कहीं से भी जो है एक मटेरियल कलेक्ट किया हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज का, उसको इस बॉक्स में डाल दिया और मैंने पता करने की कोशिश की कि बताओ इसके अंदर जो है कौन सा आइसोटोप जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कौन सा आइसोटोप जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखने को मिला कि यहाँ पे मेरे पास जो 1H है, हाइड्रोजन है, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, फिर मेरे पास ड्यूटेरियम प्रेजेंट है और फिर मेरे पास ट्रिटियम प्रेजेंट है। यानी कि मेरे पास जो अर्थ के अंदर या फिर हमारे सराउंडिंग में जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का आइसोटोप पाया जाता है वो क्या होता है, 1H वाला पाया जाता है। यानी कि इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है ये। यानी कि ये कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई हो गए, और ये कैसे हो गए मेरे पास, डाइल्यूट न्यूक्लियाई हो गए। ये क्या हो गया मेरे पास, डाइल्यूट न्यूक्लियाई हो गए। सिंपल सी बात वही तो है ना, डाइल्यूट का मतलब है कम प्रेजेंट है। डाइल्यूट करते चलते हैं हम, सोल्वेंट ज्यादा मिला देते हैं, सोल्वेंट ज्यादा मिलाएंगे तो हमारे पास जो आयंस होते हैं जो सोल्यूट के वो कम हो जाएंगे, उसी को हम डाइल्यूट कहते हैं। अगर मेरे पास सोल्यूट ज्यादा है और मेरे पास सोल्वेंट कम है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहीं से भी एक ऐसा मटेरियल उठा लिया जिसमें मेरे पास हाइड्रोजन की आइसोटोप प्रेजेंट है और मैं अगर सर्च करने लग जाऊं कि ये कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मुझे देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट पाएगा, उससे कम में ड्यूटेरियम और सबसे कम मेरे को ट्रिटियम देखने को मिलेगा। यही तो इनकी क्या होती है, आइसोटोपिक अबंडेंस। आपने नाम सुना होगा आइसोटोपिक अबंडेंस। तो मेरे पास दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई, एक डाइल्यूट न्यूक्लियाई। कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई वो होते हैं जो कि आइसोटोपिक अबंडेंस रखते हैं, जो कि आइसोटोपिक अबंडेंस रखते हैं, जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और डाइल्यूट न्यूक्लियाई वो होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम डाइल्यूट न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो है हाइड्रोजन आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे मेरे पास ट्रिटियम आ जाएगा। इसी वजह से आपने सुना होगा हम 1H NMR स्टडी करते हैं, 3T NMR स्टडी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब जितनी कम अमाउंट में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना, अब सिंपल सी बात है, मैं किसी चीज को स्कैन कर रहा हूं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर,
मैंने जो है एक मटेरियल रख रखा है, अब मुझे पता है उस मटेरियल के अंदर ट्रीटियम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो मुझे एक रिजल्ट पाने के लिए बहुत ज्यादा स्कैन करने पड़ेंगे, क्योंकि जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतने ज्यादा स्कैन देने पड़ेंगे ताकि मेरे पास एक रिजल्ट आए। क्योंकि वही वाली बात है ना, जो चीज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है हमें, ठीक है। जितनी छोटी चीज हमारे घर में खो जाएगी उतना ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, जितनी बड़ी चीज होगी उतनी आसानी से मिल जाती है। तो वही है, मेरे पास ट्रीटियम की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि हमें नंबर स्कैन जो है, एनएमआर के स्कैन जो है वो बहुत ज्यादा करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी यूटिलाइज होता है, पैसा भी यूटिलाइज होता है, और मतलब कि काफी ज्यादा और अच्छे रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो इसी वजह से हम जो है इसको स्टडी ही नहीं करते जनरली, एनएमआर के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही स्टडी नहीं करते, मतलब कम करते हैं, इसको बहुत ज्यादा फेवर करते हैं हम स्टडी करने के लिए। तो यहां पे मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियस आ चुके हैं, जहां पे आपको समझ में आ गया होगा मेरे पास क्या इनका शार्प पीक होती है, क्या ब्रॉड पीक होती है, क्या नॉन क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्या क्वाड्रपोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की। इतना तो हमने जान लिया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ये भी हमने जान लिया कि कौन से न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होंगे, ये भी हमने जान लिया कितने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, ये भी जान लिया शार्प पीक क्या होती है, ब्रॉड पीक क्या होती है। लेकिन हमें ये तो बता दो कि हमारे पास एनएमआर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, बस दो बातें याद रखनी है, एक मेरे पास मैग्नेटिक और एक मेरे पास न्यूक्लियस, और तीसरी मेरे पास रेजोनेंस। हाँ, तीन बातें हो गई, यूं मत कहना सर आप दो बोल रहे हो, ठीक है, इतना थोड़ा सा समझा करो, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि यहाँ पे मेरे पास एनएमआर के अंदर होता क्या है, क्यों हमें सिग्नल देखने को मिलता है, कब हमें शार्प सिग्नल देखने को मिलेगा, कब हमें स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का सिग्नल देखने को मिलेगा, और कब हमें वीक इंटेंसिटी का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके साथ होता क्या है, क्या गड़बड़ होती है यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास होता क्या है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो है स्पिन है, यहाँ पे मेरे पास ये न्यूक्लियस आराम से अपनी एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, आराम से एक न्यूक्लियस जो है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, ठीक है। अपनी ये एक्सिस है, इसके अराउंड में ये घूम रहा है अभी तक, ठीक है। जैसे और मेरे पास जितने भी न्यूक्लियस है वो सारे के सारे क्या है, डीजनरेट है। मेरे पास जो है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मेरे पास डीजनरेट है, यानी कि सारे के सारे न्यूक्लियस की जो स्पिन है वो क्या है, सेम है, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना, हर एक वर्ड का मतलब है एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास क्या है, हर एक न्यूक्लियस क्या है, वो डीजनरेट है, यानी कि सबकी न्यूक्लियर स्पिन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में मेरे पास न्यूक्लियर स्पिन देखने को मिल रही है। जैसे ही मैंने यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, जैसे ही मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी। तो मान लीजिए मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर दी, ये मेरे पास क्या है, बी नोट यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। अब मेरे पास न्यूक्लियस जो है इस एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, अपनी डीजनरेसी लॉस्ट कर देते हैं। डीजनरेसी लॉस्ट करने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, कुछ एक न्यूक्लियस ऐसे होंगे जो इस मैग्नेटिक फील्ड को फेवर कर देंगे। सिंपल सी बात है भाई, अब घर में हमारे कोई डिसीजन हो रहा है, कोई बड़े ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हाँ डिसीजन ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे डिसीजन ठीक नहीं है। जो कहेंगे डिसीजन ठीक है वो तो घर में आराम से रह पाएंगे क्योंकि उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो कहेंगे डिसीजन ठीक नहीं है वो क्या हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। तो वैसा ही न्यूक्लियस के साथ होता है। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, कुछ ऐसे न्यूक्लियस होंगे जिनकी स्पिन जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जैसी ही होगी। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उनकी स्पिन भी उसी डायरेक्शन में है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियस होंगे जिनकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। अब सिंपल सी बात है, जिन न्यूक्लियस की स्पिन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उनके साथ मैच कर रही होगी, उनकी तो एनर्जी कैसी होगी, लेस एनर्जी के होंगे, वो कैसे होंगे मेरे पास, लेस एनर्जी के। और जिन
न्यूक्लियस की स्पिन जो है एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होंगी, वो कैसे होंगे हमारे पास? हाई एनर्जी के होंगे। वो कैसे हो जाएंगे मेरे पास? हाई एनर्जी के हो जाएंगे। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि जैसे ही मैंने एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, वैसे ही मेरे पास न्यूक्लियस ने अपनी डिजेनरेसी लॉस्ट कर दी और वो दो ग्रुप में बट गए। एक ऐसे ग्रुप थे जिनकी डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के एक जैसी थी, उसी डायरेक्शन में थी, और एक उसके अगेंस्ट में थी। तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर मेरे पास जो है, यहां पर मेरे पास हुआ क्या, इसको दोबारा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरा एक ही जगह पर। हुआ क्या है यहां पर मेरे पास? जब मैंने एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, बी नोट प्रोवाइड करी, तो डायरेक्शन मेरे पास मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की ये थी। कुछ ऐसे न्यूक्लियस थे जो इसी डायरेक्शन में थे जिनकी स्पिन, और कुछ ऐसे न्यूक्लियस थे जिनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। यानी कि मान लीजिए मेरे पास जो है 100 न्यूक्लियस थे, मान लीजिए मेरे पास 100 न्यूक्लियस थे। 100 न्यूक्लियस को जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी तो वो दो स्टेट में डिवाइड हो गए, एक वो जिनकी एनर्जी हाई थी, एक वो जिनकी एनर्जी लो थी। और हमेशा याद रखना, जितनी लो एनर्जी होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमें मिलती है, क्योंकि ये बात आपको पता ही है केमिस्ट्री में हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी रिलीज करता है ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। यानी कि मेरे पास जो न्यूक्लियस जिनकी डायरेक्शन सेम थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, वो न्यूक्लियस क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और वो क्या होंगे? उनकी एनर्जी क्या होगी? लेस होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी? लेस एनर्जी के होंगे मेरे पास वो। और वो न्यूक्लियस जिनकी डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट थी, वो हाई एनर्जी के हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? हाई एनर्जी के हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा घर में जो बड़े डिसीजन लेते हैं मोस्टली लोग जो है उसको फेवर करते हैं, यानी कि मोस्टली लोग जो है खुश रहते हैं कि ठीक है भाई बड़े हैं, जो भी सोच रहे हैं अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। एक दो ही लोग ऐसे होते हैं जो उसको डिसफेवर करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, लो एनर्जी है यानी कि ज्यादा स्टेबल है तो इनकी पॉपुलेशन जो है ज्यादा होगी, और हाई एनर्जी में जो है कम न्यूक्लियस देखने को हमें मिलेंगे। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादातर न्यूक्लियस जो है स्टेबिलिटी की ही तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में गए तो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और हाई एनर्जी के न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होंगे। तो वो ज्यादातर न्यूक्लियस क्या जाएंगे? ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, यानी कि लेस एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक एक्सट्रीम केस लेके चलता हूं, मैं एक हाइपोथेटिकल केस लेके चल रहा हूं। 100 न्यूक्लियस थे मेरे पास, 100 न्यूक्लियस थे, तो मुझे पता है ज्यादातर न्यूक्लियस जो है वो लेस एनर्जी में जाएंगे। तो ज्यादातर नहीं, मान लीजिए 60 न्यूक्लियस ऐसे थे जो कि लेस एनर्जी की तरफ चले गए, यानी कि इनकी जो स्पिन की डायरेक्शन थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में थी। और यहां पे मेरे पास 40 ऐसे थे जो उसके अपोजिट में थे। तो यहां पर मेरे पास क्या हो गया? पॉपुलेशन डिफरेंस आ गया। यहां पर 60 है, यहां पर 40 है। तो यहां पर मेरे पास जब मैं एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करूंगा, वहां पर मैंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जस्ट इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास? एनर्जी डिफरेंस है। ये मेरे पास क्या है? डेल्टा ई। ये मेरे पास क्या है? एनर्जी डिफरेंस। जब इन न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो एकदम इक्वल होगी इस एनर्जी गैप के, डेल्टा ई के इक्वल होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये वाले न्यूक्लियस जो है वो क्या कर जाएंगे? ट्रांजिशन शो कर जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे? ट्रांजिशन शो कर जाएंगे। और कितनी ट्रांजिशन देखने को मिलेगी? ट्रांजिशन तब तक होती रहेगी जब तक मेरे पास ग्राउंड लेवल पे और हायर एनर्जी लेवल पे न्यूक्लियस का जो नंबर है वो इक्वल ना हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताओ कितनी न्यूक्लियर ट्रांजिशन मुझे यहां पर देखने को मिलेगी? तो आप कह दोगे सर 10 देखने को मिलेगी। अरे बच्चा 10 कैसे देखने को मिलेगी? अगर मैंने यहां पर 10 ट्रांजिशन करवा दी, अगर मैंने यहां पर 10 ट्रांजिशन ही देखने को मिलेगी, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 10 न्यूक्लियस क्या कर देंगे? ट्रांजिशन शो कर जाएंगे। यहां पर मेरे पास 10 न्यूक्लियस ट्रांजिशन शो कर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 10 न्यूक्लियस ने ट्रांजिशन की तो यहां पे कितने रह जाएंगे? 50 न्यूक्लियस रह जाएंगे। और यहां पे कितने हो जाएंगे? 50 न्यूक्लियस हो जाएंगे। यानी कि दोनों का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सेम देखने को मिल जाएगा। और यहां पर मुझे इन्हीं ट्रांजिशन की वजह से क्या देखने को मिलता है? इन्हीं ट्रांजिशन की वजह से मुझे जो है एनएमआर सिग्नल देखने को मिलता है। इन्हीं ट्रांजिशन की वजह से मुझे क्या देखने को मिलता है? एनएमआर सिग्नल देखने को मिलता है। और यही रीजन होता है क्या आपका एनएमआर सिग्नल जो है कैसे देखने को मिलता है, कैसे हमें पीक देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है यहाँ पे? सर हमें कैसे पता चलेगा इस ट्रांजिशन के इंफॉर्मेशन से कि मुझे जो है एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का बैंड पीक देखने को मिलेगी या फिर मुझे जो है एक वीक इंटेंस पीक देखने को मिलेगी? तो देखिए, जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस होगा ना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस होगा उतनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, और जितनी ज्यादा
नंबर ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी हमें पीक की देखने को मिलती है। यानी कि मैं अगर कहूं तो यहां पे बात क्या आती है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इंटेंसिटी के इक्वल देखने को हमें मिलती है। वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को हमें मिलती है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगी और उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। फिर अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगी और किस न्यूक्लियस के अंदर कम नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगी? वो डिपेंड करता है मेरे पास एनर्जी गैप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा डेल्टा ई होगा, उतना ही ज्यादा मेरे पास जो है पॉपुलेशन डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा मुझे पॉपुलेशन डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस मुझे देखने को मिल जाएगा उतना ही ज्यादा मुझे न्यूक्लियर ट्रांजिशन देखने को मिलेगी, और जितनी ज्यादा न्यूक्लियर ट्रांजिशन मुझे देखने को मिल जाएगी उतना ही ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का पीक देखने को मिल जाएगा। यहां पे ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। यानी कि ओवरऑल मैं अगर बात करता हूं कि मेरे पास ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला कि जितनी ज्यादा एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस, जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन, एंड जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की मुझे पीक देखने को मिलती है। और इस तरीके से मेरे पास जो है न्यूक्लियर ट्रांजिशन होके कोई भी एक गिवन न्यूक्लियस जो है वो मुझे क्या दे देगा, एनएमआर सिग्नल दे देगा। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एनएमआर सिग्नल अगर हमें पाना है, अगर हमें किसी के मॉलिक्यूल के ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करनी है तो उसके लिए स्पिन की वैल्यू जो है वो जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए, वो नॉन जीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर न्यूक्लियस के पास स्पिन ही नहीं होगी तो ये सारा कार्यक्रम हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये सारा कार्यक्रम हमें देखने को नहीं मिलेगा तो मुझे सिग्नल कैसे देखने को मिलेगा, राइट? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें बात करनी है कि हमारे पास रेफरेंस क्या होता है, मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप के सिग्नल देखने को मिलेंगे, स्प्लिटिंग क्या होती है, बहुत सारी बातें अभी हमें एनएमआर के अंदर करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज